वेलकम बैक। हम लोग संविधान के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पर काम कर रहे हैं और उस सीरीज़ का वो दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया और उसकी कुछ प्रमुख समितियां। आज हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत कौन कौन से थे और उसके प्रमुख भाग व अनुच्छेद। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने लगभग 40-41 क्वेश्चन कर लिया था। आज उसके आगे चलते हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं सर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, बहुत लड़के इस पर कन्फ्यूज रहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत शासन अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम केवल भारत को स्वतंत्र कराने के क्या प्रावधान है, कैसे होगा और स्वतंत्रता के बाद की शर्तें क्या हैं, भारत पाकिस्तान का विभाजन वगैरह, ये सब था भारत स्वतंत्रता अधिनियम में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम में कुछ दूसरी बातें थी, वो प्रॉपर एक संविधान बनाने की बात थी, उसमें उसमें से अधिकांश भाग हमारे संविधान का लिया गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है। जो हमारे संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना जिसको हम कहते हैं, वो हमारे यूएसए से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक व समवर्ती सूची की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? देखो, जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हम लोग याद रखेंगे कि संयुक्त बैठक भारत के राज्य व्यवस्था में केवल संसद की होती है, राज्य विधानसभाओं की नहीं होती है। अगर जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है तो वहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। अगर जहाँ पे विधानसभा ही है केवल, तो वहाँ पे तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हम लोग अगर संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो केवल संसद की संयुक्त बैठक होती है। राज्य की विधानमंडलों की जो दोनों होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उनकी संयुक्त बैठक नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल 45, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारत के राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च हमारा संविधान है। हमारा राष्ट्रपति नहीं है, संसद नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, ये सब संविधान के रखवाले हैं। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ये लोग संविधान के रखवाले माने जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तो हमारे मौलिक अधिकार का रखवाला माना जाता है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च हमारा संविधान होता है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे हम। ठीक है, अगला सवाल, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो भारत एक संघात्मक देश है। यह कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था मतलब कि शक्तियों का बंटवारा निचले स्तर तक, ये व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की परिकल्पना लिया गया है। ओह, ये कनाडा से था। हाँ हाँ, और राज्यों की संघ क्या? ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना, ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ये शायद 1967 में आया था, जब कनाडा आज़ाद हुआ था 1 जुलाई 1967 को। तो उस वहाँ से हमने राज्यों की संकल्पना को लिया है। ठीक है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची मतलब ऐसी सूची जिसके विषय पर हमारे केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया है। जहाँ पे आप थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स जाकर सोच वाली बात रहेगी, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर झगड़ा हो गया हमारे राज्यसभा लोकसभा में, तो संयुक्त बैठक बुला दो भाई, ये कंसेप्ट भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। अगर हमारे राज्य का कोई विषय है, राज्य अपना बनाएगा, केंद्र के विषय पर केंद्र अपना नियम बनाएगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नियम होगा जिस पे दोनों नियम बनाते होंगे, तो इसकी संकल्पना हमने कहाँ से ली है? इसका कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना हमने, ये तो सभी को पता है, आयरलैंड से लिया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा
को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता और निम्नलिखित उदाहरण में से प्रभावित हुए थे। तो ये हमने आयरिश गणतंत्र से लिया था। ये भी राज्यसभा का गठन कैसे हो, उसमें कौन कौन लोग बैठे, ये सब चीज़ें हमने आयरलैंड से ली थी। अगला सवाल, मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? मूल अधिकार हमारे अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार हमने अधिकार अपने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली चलती है वो हमारे यूके से प्रभावित है। यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड, इन सब नामों से जानते हैं, तो वहाँ पे जो संसदीय प्रणाली है उससे प्रभावित होकर हमने अपने यहाँ भी संसदीय प्रणाली का नियम लगा दिया है। ठीक है, या संसदीय प्रणाली को अपनाई है। अगला सवाल, भारत के संविधान में आपातकाल का उपबंध किस देश से लिया गया है? आपातकाल हमने जर्मनी से लिया है, क्योंकि जर्मनी में आपातकाल की जो संकल्पना है वो थोड़ी अच्छे से है और देशों के कंपेयर में, तो हमने आपातकाल के संकल्पना या आपातकाल का कंसेप्ट जर्मनी से लिया। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो वो आयरलैंड से, क्वेश्चन रिपीट हो गया, नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से। हमारे संविधान में मंत्रिमंडलीय सरकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? किस संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार की मतलब कि हमारी सरकार कैसे काम करे, मंत्रिमंडल का रोल क्या हो, मंत्रिमंडल क्या हो, ये सब चीज़ें हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ठीक है, अगला सवाल, भारत के संविधान में केंद्र राज्य संबंध की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो केंद्र और राज्य की जो अवधारणा है वही जहाँ से हमने संघात्मक व्यवस्था ली है। मैंने अभी बताया कि शक्तियों का बंटवारा नीचे स्तर तक संघात्मक व्यवस्था हो जाएगी। तो केंद्र राज्य का संबंध मतलब कि कुछ केंद्र के पास शक्ति, कुछ राज्य के पास शक्ति, ये भी कुछ उस अवधारणा से लिंक करता है। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, अगला सवाल, विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो विधि का शासन हमारे इंग्लैंड से लिया गया है। ये भी हमारे यहाँ पे है कि सबसे सर्वोच्च हमारा विधि रहेगा, जो हमारा संविधान है, इसका कंसेप्ट हमने इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये क्वेश्चन तो सभी को पता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, देखो मूल अधिकार हमारे मूल संविधान में थे और मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, वो हमारे 51A में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। तो ये हमारे लेकिन इसका विचार कहाँ से लिया गया था? ये रूस से लिया गया था। ठीक है, 1976 में 42nd अमेंडमेंट में ये संविधान में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित, यहाँ पे निम्नलिखित होगा, नहीं सवाल सही है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये हमारे लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। देखो, संविधान का लिखने का जो प्रारूप है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? अमेरिका से हुआ था। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। तो अगर पूछे कि प्रथम पूर्ण लिखित संविधान किस देश का है, तो वो अमेरिका का है। यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। अब देखो भाई, हम लोग अपने अधिकतर कंसेप्ट अमेरिका से लिए हैं, लेकिन उसमें मात्र 7 ही अनुच्छेद है। कम से कम हमने तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से ले ली हैं जो 7 से ज़्यादा होंगी, लेकिन वहाँ पे 7 ही अनुच्छेद है और हमारे यहाँ 395 अनुच्छेद है। हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है और इनका संविधान सबसे छोटा है। इनका संविधान सबसे पहला जो विश्व में लिखित संविधान था वो अमेरिका का था। ठीक है, अब हम लोग अगले पार्ट पर आते हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग पर। तो प्रमुख भाग पर अब टोटल कितने भाग हैं हमारे यहाँ पे, हमारे संविधान में? कुछ लोग 22 बताते हैं, कुछ लोग 25 बताते हैं। तो देखते हैं कौन सा है पना। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हमारे संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। यह मूल संविधान से ही चला आ रहा है। हमारा संविधान 22 भागों में विभाजित है। ठीक है, हमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग कहेंगे सर 25 कहीं कहीं है, तो वो गणना के हिसाब से। अभी कहीं पर 9A जैसे जोड़ दिया गया है, 9A जोड़ दिया गया है, जहाँ पे नगर पालिकाएँ वगैरह हैं शायद। तो ऐसे करके 9A या फिर कुछ ऐसे AB करके जोड़ दिया गया है, तो वो 3-4 ऐसे करके बढ़ गए हैं। तो उनकी गणना करेंगे तो हम 22 आएगा, लेकिन मूल संविधान में गणना करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन मूल संविधान में केवल 22 ही भाग का जिक्र है। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया, जबकि गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग है। वही बात हो गई। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 में है, बिल्कुल सही है।
मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A बिल्कुल गलत। अभी मैंने बताया संविधान 4A में है। राज्य संविधान का भाग 6 ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A में नहीं है। ठीक है, हमारे संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायत पर बनाने की परिकल्पना की गई है? तो अभी हमने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत ये भाग 9 में करी गई है। भाग 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिका है। ठीक है, तो भाग 9 में हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया है। इस भाग के अनुच्छेद 243 से के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के पदों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा तथा इसे संशोधन अधिनियम में कुल मिलाकर 243 से लेकर 243O तक 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अब कन्फ्यूज़न होता है कि सर 243A से लेकर 243O तक 15 ही हुए ना, तो A से O तक 15 हुए आपके, लेकिन 243 भी जोड़ा गया है तो उसको मिला के 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। यहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं कभी कभार। 15 अनुच्छेद जोड़ा गया है, 16 अनुच्छेद जोड़ा गया है, तो 16 अनुच्छेद जोड़ा गया है क्योंकि 243 को भी जोड़ा गया था उस टाइम पे। ठीक है, उसके 15 खंड थे, 243 को इंक्लूड करेंगे तो 16 अनुच्छेद हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो हमारे भाग 11 और अध्याय 1 में, भाग 11 और अध्याय 1 में संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार बिल्कुल गलत। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, देखो ये उल्टा है, दूसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही मैच नहीं है। संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही। हमारे मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे 4A में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है, अब हमको ये देखना है। तो नागरिकता भाग 2 में अभी हमने बताया। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में, ये भी सही है। नगर पालिका भाग 9A में है। सॉरी, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में न होकर भाग दूसरे भाग में है। ठीक है, और नगर पालिका भाग 9A में है। ठीक है, निर्वाचन भाग 15 में है। तो A, C, D सही है। संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है। ठीक है, भाग 5 में है वो। पंचायती राज की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? पंचायती राज देखो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है, ये हम लोग याद रखेंगे। पंचायती राज की व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला सवाल कहता है नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992। देखो हम लोग कभी कंफ्यूज, बहुत लड़के फंस जाते हैं कि सर पंचायत के साथ साथ नगर पालिका भी जोड़ी गई थी। बिल्कुल गलत। पंचायत के लिए अलग संशोधन हुआ और नगर पालिका के लिए अलग संशोधन हुआ, उसका नंबर भी अलग अलग है। 73वां संविधान संशोधन पंचायत जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका के लिए भाग 9A जोड़ा गया। ये कन्फ्यूज़न हमको नहीं रखना है। ठीक है, भारत का महान्यायालय संविधान के किस भाग में है? तो भारत का महान्यायालय भाग 5 में है। ठीक है, जहाँ पे हमारा संघ और राज्य का क्षेत्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो हम लोग देखते हैं संविधान का भाग 15 निर्वाचन, अभी हमने पढ़ा, भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये भी सही है। भाग 17 राजभाषा, राजभाषा हमारा 243 से 251 तक है, ये भी सही है। आपात उपबंध हमारा 3 महत्वपूर्ण आपातकाल होते हैं, वो भी भाग 18 में, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 जो हमारा अनुच्छेद नंबर 1 है, उसमें क्या है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, सभी ये तो जनरल सा एक हो गया कि संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या हो सकता है। तो ये यही है कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश मतलब कि भारत किसी भूमि को कब्जा ले या फिर उस पर अपना अधिकार कर ले, या कोई अपने देश को भारत में मिला ले, अपने स्थान को भारत में दे दे, तो नए स्थानों का प्रवेश होना, ये कहाँ पे लिखा है? अनुच्छेद 2 में। ठीक है, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन। जैसे नए राज्यों का निर्माण, जैसे कि किसी राज्य की सीमा को कम ज़्यादा करके नए राज्य को बनाना, और राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन, जैसे कि मान लो यूपी बिहार में जो सीमा लगी है, कुछ
अगर ऐसा प्रावधान हो कि कुछ यूपी की सीमा बढ़ के बिहार में चली जा रही है तो इसका प्रावधान भाग 2 में है, सॉरी अनुच्छेद 3 में है। या यूपी का नाम बदलकर कुछ दूसरा रखना हो, जैसे उत्तराखंड का नाम बदल के उत्तरांचल का नाम बदल के 2006 में उत्तराखंड रखा गया, तो ये कहाँ पे लिखा है कि किसी राज्य का अगर नाम बदलेगा तो उसका क्या हिसाब होना चाहिए या किस आधार पर बदलेगा, तो ये सब चीज़ें अनुच्छेद 3 में लिखी है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5 नागरिकता बिल्कुल सही। भाग 2 हमारा कहाँ से लग जाता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक लग जाता है, तो अनुच्छेद 5 नागरिकता में आ जाता है। तो इस यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है। ठीक है। 73वां सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है, तो हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। तो हमारे यहाँ विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। ठीक है। हम लोग विधि के समक्ष समान है, ये कहाँ लिखा है, सभी लोग विधि के समक्ष समान है, ये कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 14 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। ये आ जाएगा हमारे मौलिक अधिकार के सेक्शन में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र, ये सभी को पता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी सही है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी ये सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, तो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 21A में ये साफ साफ लिखा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। पहले यह बात हमारे मौलिक कर्तव्य में था, वो हमारे पेरेंट्स को के ऊपर थोपा गया था, लेकिन संविधान में संशोधन हुआ और इस मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकार बना दिया गया कि नहीं भैया, हमको अब तो हमारा अधिकार ही हो गया है कि हम 6 से 14 वर्ष के हैं तो हमारा शिक्षा का अधिकार रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे अनुच्छेद 21 का में है। अगला सवाल देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो एकदम इजी सवाल है। ये हमारा 76 का आंसर हो जाएगा। 32 हमारे अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। सही सुमेलित कौन से हैं, अनुच्छेद 22 कुछ दिशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, सही बात है। इसमें ये अनुच्छेद 22 में ये लिखा है कि कुछ दशा में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, मतलब कि आपकी पेशी 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने होनी चाहिए। ये बात हमारे IPC और CRPC के किताबों में भी लिखी है और यहाँ पर अनुच्छेद 22 में भी लिखी है। ठीक है। तो अनुच्छेद 22 में यही लिखा है और ये सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध होना चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे होगा प्रतिषेध। ठीक है। तो ये भी सही है। और अगला सवाल है कि अगला अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, ये भी सही है। तो हमारे उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है। सभी सही सुमेलित हैं। अगला सवाल है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में हमारे नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। ठीक है। समान सिविल संहिता अभी हाल ही में किस राज्य में लागू हुआ है, तो वो हमारे गोवा में लागू हुआ है, समान सिविल संहिता। ठीक है। ये अनुच्छेद 44 में है। और अगला सवाल है, अनुच्छेद 45 में क्या लिखा गया है, या अनुच्छेद 45 किस चीज़ का प्रावधान करता है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के लिए प्रावधान। जी बिल्कुल यही चीज़ लिखा गया है हमारे अनुच्छेद 45 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये इसमें नहीं है। मूल कर्तव्य हमारे 51A में है। और भारत का राष्ट्रपति 72 में है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये आर्टिकल 50 में है। ठीक है। तो अनुच्छेद 45 में 6 से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के लिए प्रावधान। अगला सवाल, भारत के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अभी हमने बताया राष्ट्रपति हमारा 52 में होगा। हमारा राष्ट्रपति 52 में होगा, न कि 72 में। अभी शायद मैंने 72 बोल दिया था, तो हमारा राष्ट्रपति 52 में होगा। ठीक है। भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो निर्वाचन की पद्धति हमारे अनुच्छेद 60 में नहीं, अनुच्छेद 55 में दिया गया है। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होंगे, ये सब बातें अनुच्छेद 55 में लिखा गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद की योग्यता, सही है।
हमारे सब राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, अनुच्छेद 58 में लिखा है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 60 में लिखा है, ये भी सही। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाया जाने वाला महाभियोग, ये भी सही लिखा है। तो हमारे सभी अनुच्छेद सही मिले हैं। हमें ये बात याद रखना होगा कि ये जो महाभियोग की प्रक्रिया ये हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और ये महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति पर लगता है और किसी अधिकारी को हटाने के लिए नहीं। जैसे हम लोग कभी कभार कन्फ्यूज जाते हैं सर, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए या राज्यसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, तो इन सब के लिए बिल्कुल नहीं। महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज होता है, और वो भी ये बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये केवल बहुत ही भारत के सुप्रीम आदमी को हटाने के लिए यूज होता है, और ये अमेरिका से लिया गया है। तो अनुच्छेद, अगला सवाल है अनुच्छेद 66 में किसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 66 में हमारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। कहाँ पे लिखा है कि हमारा उपराष्ट्रपति होना चाहिए, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उसकी बात कहाँ लिखी है, अनुच्छेद 66 में, ठीक है। अनुच्छेद 76 में क्या है, ये देखो सवाल, क्या बढ़िया सवाल है। भारत के अनुच्छेद नंबर 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी, भारत संसद के गठन का प्रावधान, राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना। हम लोग राज्य संसद जो है हमारा 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। भारत का महान्यायवादी होगा, ये कहाँ लिखा है, 76 में लिखा है, ये किसी एग्जाम में आया था शायद, ठीक है। कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में लिखा है, और लिया कहाँ से गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे, आरंभ में भी 395 अनुच्छेद थे, आज भी 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 होगी। जैसे हमने बताया ना अभी, जैसे नगर आपके पंचायत में ही 243 में जो है 243 ए से ओ तक जुड़ गया, तो 15 तो यही बढ़ गया। तो ऐसे ऐसे करके हमारे संविधान में ऐसा नहीं है कि केवल अनुच्छेद जुड़े हैं, अनुच्छेद हटे भी हैं। जैसे हमारे आर्टिकल 31 हटा है, संपत्ति का अधिकार हट के 300A में चला गया है। तो हमारे कुछ अनुच्छेद को निरसित भी किया गया और कुछ नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। तो ओवरऑल कुल मिला कर अगर हम देखें तो गणना के हिसाब से काउंटिंग करें तो 1 2 3 करके 465 आएगा। लेकिन अगर मूल रूप से देखें तो ये लोग किसी पोर्शन के सब पोर्शन बन गए हैं, तो वो केवल 395 नंबर ही आपको देकर जाएगा। तो 395 ही अनुच्छेद आपके हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसमें लिखा भी गया है कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुँच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेद के साथ क ख ग, जैसे भी मैंने बताया कि ए से ओ तक आदि लाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। जैसे भी मैंने बताया कि भाग 9A नगर पालिका, नॉट पंचायत, ठीक है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, सेम बात, और अनुसूचियाँ जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन संशोधन के द्वारा 4 अनुसूची बढ़ गई। पहली अनुसूची तो पहले ही संविधान संशोधन द्वारा ही बढ़ गई थी, ठीक है। तो पूरा मिला के 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो गणना की दृष्टि से देखें तो 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। नंबर के हिसाब से देखें या गणना न दे तो हम 395 लगाएंगे। अगर यहाँ पर देगा कि वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं तो 395 लगाएंगे और 12 अनुसूची लगाएंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि गणना के हिसाब से कितने अनुच्छेद हैं, तो गणना के हिसाब से हमारे 465 अनुच्छेद होते हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियाँ तो सेम रहेंगी दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। नए राज्यों का गठन संविधान के अनुच्छेद 3 में अभी मैंने बताया कि नए राज्यों का गठन का प्रोसीजर। नागरिकता भाग 2 में सही बात है। भाग 3 में हमारे मूल कर्तव्य हैं। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अभी बताया मैंने। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सही सुमेलित हैं, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो वित्त विधेयक हमारा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 117। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसको स्किप कर जाते हैं कि सर ये कहाँ पूछेगा, लेकिन वित्त विधेयक, धन विधेयक, ये सब
कहीं न कहीं घुमा फिरा कर पूछ देता है और हम लोग श्योर नहीं रहते हैं। तो ये वित्त विधेयक कहाँ पर है? आर्टिकल 117 में, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाएं जो हमारे यूपीएससी वगैरह होती हैं, इन सब के प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? तो आर्टिकल 312 में दिया गया है, 312 में दिया गया है। ये हमारे देश में यूपीएससी की संस्था होगी, राज्यों में स्टेट पीएससी की संस्था होगी, तो ये सब बातें लिखी गई हैं। इसमें ये भी लिखा गया है कि 2 राज्यों का मिला के संयुक्त रूप से स्टेट पीएससी हो सकता है। अगर राज्य चाहे तो अपने राज्य के लिए एग्ज़ाम के लिए, पीएससी के एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी को कह सकता है पेपर बनाने के लिए। तो ये सब प्रावधान हमारे यूपीएससी या अखिल भारतीय सेवाओं में लिखा गया है। तो ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 312 से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से सम्मिलित है? अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियम, ठीक है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण। देखो, हमको याद रखना पड़ेगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आरक्षण है, हम लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। एक कन्फ्यूज़न था अभी इसके पहले एक लड़के का, हमने देखा था, तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आरक्षण है। अनुसूचित जाति के लिए ज़्यादा है, अनुसूचित जनजाति के लिए कम है, ये बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि अनुसूचित जनजाति के लिए है ही नहीं, तो दोनों के लिए है, ठीक है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अभी हमने पढ़ा। अनुच्छेद 351 भाग 17 में लिखा गया है, 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। तो ये सभी सही सुमेलित हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये सवाल, ये ऑप्शन सही मैच नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका से कार्यपालिका हमारे आर्टिकल 50 में डिवाइड होता है, अलग होता है, ये बात वहाँ पे लिखी गई है। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण 50-50 कहाँ पे लिखा गया है? 50। हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 50% न्यायपालिका 50% कार्यपालिका, लिखा कहाँ है? 50 में लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 अभी हमने क्या बताया था? अनुच्छेद 124 हमारे अनुच्छेद 124 हमने क्या बताया था? संघीय न्यायपालिका, हमारे यहाँ की न्यायपालिका होनी चाहिए। और अनुच्छेद 5 में नागरिकता है, जैसे हमने बताया था कि भाग 2 में नागरिकता जुड़ जाता है और भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है, तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 में नागरिकता, ये भी सही। 352 आकस्मिक प्रावधान, ये भी सही। इमरजेंसी वगैरह, ये 352 वाला इमरजेंसी जो है वो विदेशों से आक्रमण हो या भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ये प्रावधान 352 में दिया, ये भी सही है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण, ये भी सही है। तो ये स्ट्रेट मिले हैं, सभी सीधा सीधा मिले हुए हैं, तो ये हमारा ऑप्शन ए में सभी सीधा दिया है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, वही सवाल है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 भी हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो विधि के समक्ष सभी लोग समान है, ये कहाँ लिखा? अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 356 अभी हमने बताया नहीं, लेकिन ये है अनुच्छेद 356 में कि किसी राज्य में वहाँ पर संवैधानिक तंत्र का फेल हो जाने के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना। तो 356 में 356 इसमें नहीं है क्या? 356 नीति निर्देशक तत्व, ये गलत हो गया सवाल मेरे ख्याल से। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का ही शायद प्रावधान है, या मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 74 या आर्टिकल 368, ये तो संशोधन की प्रक्रिया है, तो हम लोग देखते हैं इस पर। ये शायद क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं अभी, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 अगला सवाल है, नए राज्यों को शामिल करना। अभी हमने बताया था कि नए राज्यों को शामिल करने का प्रावधान किस में लिखा है? हमारे भाग 1 में ही अनुच्छेद 2 में लिखा है, ठीक है। समता का, अगला सवाल क्या है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है,
गिरफ्तारी के और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे नए राज्यों को शामिल करना आर्टिकल 2। तो ये ए का बी हो जाएगा, और ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 54, अभी हमने बात किया था कि अनुच्छेद 54, एक मिनट रुको, अनुच्छेद 54 ये भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अभी हमने बात किया था कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। कहाँ लिखा है ये? अनुच्छेद 54 में लिखा है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। सूची 2 की सीधी बात इसमें भी है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, हमारे राज्य पे एक राज्यपाल होगा, कहाँ लिखा है? 155 में लिखा है, अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। तो हमारे यहाँ पर ये सभी सीधा सीधा मैच्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो संविधान में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो वो हमारे हो गया MCQ। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। जैसे 108 कुछ दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, हमको याद रखना होगा कि संयुक्त बैठक केवल और केवल संसद की होती है, हमारे राज्य की विधानमंडलों की नहीं होती है, जहाँ पर दोनों सभाएं होती हैं, जैसे विधान परिषद और विधानसभा, इनकी संयुक्त बैठक नहीं होती है, केवल और केवल संसद की बैठक होती है। ठीक है, और ये लिया कहाँ से गया है? ये थोड़ा हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। देखो, अपने संविधान में ये चीज़ें पहले से प्रावधानित है कि न्यायालय हमारे संसद में दखल नहीं देगा और संसद हमारे न्यायालय में दखल नहीं देगा। तो 122 में साफ साफ लिख दिया गया है कि न्यायालय हमारे संसद की कार्रवाइयों की जाँच नहीं करेगा। अनुच्छेद 123 में ये लिख दिया कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब अगर हमारा संसद कार्य में नहीं है, भंग, इस समय या तो सत्र का अवसान हो चुका है या हमारी संसद भंग हो चुका है और उस समय तत्काल में कोई नियम की ज़रूरत है, इमरजेंसी, मतलब बहुत ही सख्त ज़रूरत है, तो उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो एक अध्यादेश जारी करे जो पूरा एक विधि या एक नियम या एक एक्ट की तरह वर्क रहेगा, पूरी तरह वर्किंग में रहेगा। ठीक है, एक नियम की तरह काम करेगा। तो वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारी आर्टिकल 123 में दिया गया है, राष्ट्रपति के पास है। उसी तरह राज्य के राज्यपालों के पास भी होती है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, अभी हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति, ये भी हमने पढ़ लिया, ये हमारे अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इसका मतलब ये है कि हमारे राष्ट्रपति अगर ज़रूरत हो तो उच्चतम न्यायालय से कुछ सलाह मशवरा ले सकते हैं और हमारा उच्चतम न्यायालय भी उनको सलाह मशवरा देगा। हमारे राष्ट्रपति उस बात विचार को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाध्य नहीं होंगे कि अगर हाई कोर्ट ने कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा तो राष्ट्रपति उसको माने, और ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये बाध्यता नहीं होगी कि राष्ट्रपति ने पूछा तो उसको बताना ही बताना होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति 143 के साथ कहाँ जाएंगे? उच्चतम न्यायालय जाएंगे। 140 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 213 विधानमंडल में विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, सेम बात अभी हमने बात कर ली। अनुच्छेद 214 राज्यों के उच्च न्यायालय, राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये कहाँ लिखा है? 214 में। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, क्या योग्यताएं होगी, ये सब चीज़ें 216 में लिखी है, अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 224 उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्ति, जैसे अनुच्छेद 32 था सुप्रीम कोर्ट के लिए, वैसे 226 किसके लिए है? उच्च न्यायालय के लिए। रिट कितने प्रकार की जारी कर जाएगी? 5 प्रकार की जारी की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब अगर 2 राज्य चाहे तो वो दोनों राज्य का केवल एक ही उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, जैसे किसी संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार का पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में मामला चलता है, तो उसी तरह से ये प्रावधान कहाँ पे लिखा है? 231 में। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हम लोग ये क्वेश्चन स्किप कर जाते हैं लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्र में कौन प्रशासन करेगा, कैसे वहाँ पे प्रशासन चलेगा, ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हैं? 239 में। और सबसे महत्वपूर्ण 239 क मतलब डबल ए,
ए में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध कहाँ है? 239 AA में, ठीक है। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय, ठीक है। 243 पंचायत हमने बात की। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत, और उसके बाद नगर पालिकाओं का गठन 243 में है। जुड़ा कब था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही जुड़ा था, इसके लिए भाग 9A जुड़ा है, ठीक है। 249 क्या कहता है? राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे 3 सूचियों में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची है। केंद्र सूची पर केंद्र नियम बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य नियम बनाएगा, समवर्ती सूची पर दोनों नियम बनाएंगे। अगर कभी ज़रूरत पड़ी जो देश के हित के लिए होगा, तो उस मामले में, उस केस में क्या होगा कि राज्य सूची पर हमारा केंद्र भी नियम बना सकता है। तो ये बातें कहाँ लिखी हैं? 249 में। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधि। देखो, भारत और राज्यों की संचित निधि, ये 266 में लिखा है। 267 में भारत की आकस्मिक निधि, ये 267 में लिखा है। चलिए इन दोनों पर थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो हमारी संचित निधि होती है, उसमें से पैसा निकालने के लिए या उस पर किसका अधिकार रहता है? वो संसद के हाथ में रहता है, आपको संसद से साइन लेना पड़ेगा। और आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। अगर संचित निधि में पैसे निकल गए, ख़त्म हो गए, तो अब आकस्मिक निधि से पैसे निकालने हो तो उसके लिए संसद कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए खुद संसद जाएगा, आपके राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाएगा, उसके बाद ही आकस्मिक निधि से पैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अंडर में रहता है, और राज्यों और भारत की संचित निधि उनके रिस्पेक्टिवली संसद और विधानमंडलों के अंडर में रहते हैं, ठीक है। 280 क्या कहता है? वित्त आयोग, हम लोग इसको देखेंगे। और 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। मतलब संपत्ति एक वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार हो गया, ठीक है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार अलग होता है, मौलिक अधिकार अलग होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 300A कब जोड़ा गया? तो हमारी ज़मीन कब छीनी गई हमको, हम इस तरह से समझ सकते हैं इसको 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ठीक है, मोरारजी देसाई जी के शासनकाल में। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, अभी हमने पढ़ा, आर्टिकल 312। और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, अभी हमने पढ़ा। 338 अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मतलब SC हो गया ये, शेड्यूल्ड कास्ट। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, शेड्यूल्ड ट्राइब। अनुच्छेद 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग OBC। तो ये हमारे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये सब हमारे संवैधानिक आयोग हैं। हमको ये याद रखना, ये कोई एक्ट वगैरह पास नहीं हुआ है, ये एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है। इनकी संरचना वगैरह सब संविधान में दी गई है। तो ये संवैधानिक आयोग नहीं है, ये संवैधानिक आयोग है, ये कोई एक्ट वगैरह ऐसे पास नहीं हुआ है, ये ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, ठीक है। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अभी हमने बात की है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक, और 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 352 युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा। मतलब अगर कोई बाहर से आक्रमण हो जाए या भारत किसी पर आक्रमण कर दे, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, ठीक है। ये 352 में लिखा है। 356 में राज्य में संवाद संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में प्रबंध। मतलब कि अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यह आर्टिकल 356 में कहा गया है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन यूपी में लगा है 10 बार, लेकिन सबसे ज़्यादा दिन पंजाब में लगा है, लगभग 2000 दिन तक, या 6 साल कह सकते हैं, ठीक है। और 360 में वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल तो भारत में एक भी बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल लगने का मतलब कि उस देश की साख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी वित्तीय आपातकाल लगने के बाद। और वित्तीय आपातकाल लग गई तो समझ लो देश एकदम ख़त्म हो गया एक तरह से। तो भारत में तो अभी ऐसी कभी स्थिति नहीं आई है और कभी ना आए भगवान। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, आर्टिकल 368, ठीक है। तो हमारे जो संविधान में संशोधन होता है वो बातें कहाँ लिखी गई हैं? तो ये हमारे संविधान के 368 अनुच्छेद में लिखा गया है, ठीक है। तो ये रहा आज का सवाल। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, उसमें कुछ आगे की बातें करते हैं। संविधान में भाग के अंदर हम लोग बातें करते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है। तो होप यू लाइक्ड इट। पढ़ते रहो, मस्त रहो।